हेलो एवरीवन, ज्ञानदीप आईटीआई की मल्टीपल टाइप क्वेश्चन के क्लास में एक बार फिर से आपको हम ये तीसरी वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके पहले मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की 2 वीडियो आपको मिल चुकी है, जिसमें 40 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराई गई है। तीसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से हम फिर से एक बार फिर से आपको अवगत कराएंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा है कि किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। दोस्तों, आप फाइल को अगर ध्यान से देखोगे तो इसका हैंडल की तरफ का पोर्शन पैरेलल दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे पॉइंट की तरफ, टिप या पॉइंट की तरफ ये टेपर होता जाता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो फाइल का 1/3 भाग टेपर होता है और 2/3 भाग पैरेलल होता है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो कौन सी ऐसी फाइल है जो व्हील से लेकर के पॉइंट तक समानांतर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट जो देख रहे हैं ये हैंड फाइल। आपके वर्कशॉप में हैंड फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसका व्हील से लेकर के पॉइंट तक का पोर्शन पैरेलल दिखाई देता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आप देख रहे हैं कि बेंच वाइज को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है। बेंच वाइज मींस बॉक्स जो आपके बेंच पे बधी हुई है, जिसके द्वारा आप अपने जॉब्स को बांध करके आप अपने सारे ऑपरेशंस करते हैं, उसी को हम बेंच वाइज कहते हैं। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बेंच वाइज किस मटेरियल का बना होता है। तो बेंच वाइज जो हमारी होती है ये कास्ट आयरन की बनी होती है। जो इसकी बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। स्पिंडल इसकी माइल्ड स्टील की बनी होती है और जो जबड़े होते हैं वो हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील के बने होते हैं। हैंडल इसका जो है माइल्ड स्टील का बना होता है। इस तरह से इसके जितने पार्ट्स हैं वो अलग अलग मटेरियल्स के बने होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आप यहां पे देख रहे हैं डी। बेंच वाइज की बॉडी जो होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 43 में आप देखिए पूछ रहा है कि मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं। मतलब ये चारों ऑप्शन एक मार्किंग मीडिया का दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि कौन सी इसमें से मार्किंग मीडिया आपकी जॉब के सरफेस पर लगा दी जाए और मार्किंग करते समय वो रेखाएं स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे। ये चारों ऑप्शन में आपको दिख रहा है मार्किंग मीडिया व्हाइट वॉश है, पर्सियन ब्लू है, कॉपर सल्फेट है, सेल्यूलोज लेयर है। तो इसमें सब ऑप्शन नंबर बी जो है ये पर्सियन ब्लू एक ऐसी मार्किंग मीडिया होती है जिसको लगा देने से ये अच्छी तरह से सूख भी जाती है और लगाते समय इसकी सतह पतली भी लगती है और मार्किंग जब आप कर लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकती हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा, जिसमें पर्सियन ब्लू ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। जब हम एक टॉपिक से एंगल प्लेट क्या करता है, जॉब को समानांतर सपोर्ट करता है।
समानांतर स्टैंड करने के लिए सहायता प्रदान करता है। और जब एंगल प्लेट के सहारे आप अपने जाप को स्टैंड कर लेते हैं तो हम वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मार्किंग करते समय जाप जो है वाइब्रेट कर जाता है और हमारी मार्किंग सही नहीं हो पाती है। उस स्थिति में एंगल प्लेट की जो चौड़ी सतहें होती हैं उसमें स्लॉट कटे होते हैं और स्लॉट में नट और बोल्ट लगा करके हम अपने जाप को अच्छी तरह से फास्ट कर लेते हैं और हम अपनी मार्किंग को आसानी से कर लेते हैं। मतलब मेन भूमिका उसमें जाप के स्लॉट की है और नट और बोल्ट, अर्थात स्लॉट इसीलिए कटे रहते हैं कि जाप को हम नट और बोल्ट के द्वारा अच्छी तरह से फास्ट कर सकते हैं, फास्टनिंग कर सकते हैं, बांध सकते हैं। तो इस तरह से इसमें बता रहा आपको कि जाप को पकड़ने के लिए, आसान से हैंडल, वजन कम करने के लिए, बेहतर दिखावट के लिए। तो अब तो बात क्लियर हो गई होगी कि जो स्लॉट कटे होते हैं किस लिए होते हैं। वो स्लॉट इसलिए होते हैं जाप को क्लैंप करने के लिए, जाप क्लैंपिंग, जाप को क्लैंप करने के लिए स्लॉट कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? मित्रों एक चीज ये जान लीजिए कि जाप अगर आपका गोलाकार है और उस जाप का सेंटर आपको क्लियर करना है, तब हम चार तरह से, अर्थात चार उपकरण के द्वारा हम अपने जाप के सेंटर को चेक कर सकते हैं। नंबर एक है जैनी कैलिपर, दूसरा है वर्नियर हाइट गेज, प्रिक पंच नहीं सॉरी बेल पंच और यूनिवर्सल सरफेस गेज मार्किंग ब्लॉक के द्वारा। इन चार उपकरणों के द्वारा हम अपने राउंड जाप का सेंटर निकाल सकते हैं। अब उन चारों में से आप देख रहे हैं कि केवल जैनी कैलिपर ही एक ऐसा पॉइंट्स दिख रहा है जिसके द्वारा हम अपने जाप का सेंटर निकाल सकते हैं। बाकी इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, थर्म जॉइंट कैलिपर, इनसाइड और आउटसाइड ये दोनों किस तरह के यंत्र हैं? ये मेजरिंग टूल्स हैं जो इनडायरेक्ट रूप से मेजरमेंट करते हैं। थर्म जॉइंट कैलिपर क्या है? थर्म जॉइंट कैलिपर भी इसका एक रूप है, आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर का एक ये रूप है। तो इस तरह से इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अर्थात ए करेक्ट माना जाएगा, जिसके द्वारा हम अपने गोलाकार जाप का सेंटर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। फिगर में आपको एक औजार का पिक्चर्स दिख रहा है, एक फोटो दिखाई दे रहा है जो क्या है? ये एक डिवाइडर है। इसके ऊपर हमने एक आपको वीडियो प्रोवाइड कराया, उसको ध्यान से देखेंगे तो इसका आप आंसर आसानी से दे लेंगे कि ये पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है कि ये आप देख रहे हैं यहां पे एक पिवट पिन है, पिवट पिन है। इसी पिवट पिन से लेकर के इसके पॉइंट तक, यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, यही से हम इसको क्या करते हैं? स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो इसके इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। और ये जो इसका पोर्शन है, ये इसका क्या है? लेग है। और ये जो है स्क्रू है, क्या है? स्क्रू है। और ये जो है आपका ये नर्लिंग नट है, नर्लिंग किया हुआ नट है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? स्प्रिंग है। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये पेग है। पेग मीन्स होता है खूंटी। और जिस पोर्शन को एक्स लेटर से दिखाया गया है ये इसका पिवट पिन है। पिवट
पिन, जिसको हिंदी में फलक्रम कहते हैं, पिवट पिन या फलक्रम कहते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं लेग यहां पे हमारा हो गया, पेग हमारी कहां पे हो गई, पेग मीन्स खूंटी यहां पे हो गई। और आप देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है वॉशर। वॉशर जो इसकी दोनों लेगे होती हैं, यह रिवेटिंग जब किया जाता है उस समय वॉशर लगाया जाता है, वो हो नहीं सकता है। तो इसका फलक्रम, ये ऑप्शन नंबर इसका डी ही करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये एक कोण मापने वाला औजार है, या कोण की मार्किंग भी इसके द्वारा की जाती है। आपको जिस साइज का, जिस एंगल में, जिस डिग्री में कोण को मेजरमेंट करना है या मार्किंग करना है या बनाना है, उस एंगल को ये आप देख रहे हैं, इसके यहां पे इसका एक ब्लॉक यहां पे है और एक ब्लॉक यहां पे, इसके बीच में स्लॉट कटा हुआ है जिसके द्वारा ये एडजस्ट हो जाता है, ठीक ना। और इस तरह से ये किसी कोण को मेजरमेंट कर लेता है इनडायरेक्टली रूप से। ये नापने के बाद आपको रीडिंग नहीं बताएगा, इनडायरेक्टली मेजरमेंट करता है। तो इसका नाम है यूनिवर्सल बेबल गेज। आप देख रहे हैं कि इसके सिरे जो है बेबल हुए हैं, इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल बेबल गेज। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। ये फिगर जो दिख रहा है, कोण नापने वाला जो औजार दिख रहा है, इसका नाम है यूनिवर्सल सरफेस गेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, कह रहा है कि 10 अंश से ऊपर के संकीर्ण खांचों और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो एक चीज ये जान लीजिए, यहां पे चारों ऑप्शन में फाइल ही दिया है। एक फाइल होती है नाइफ एज फाइल, और नाइफ एज फाइल का क्या काम है, 30 डिग्री से कम का अगर संकीर्ण स्थान है, गैप है या कोण है, कुछ भी मान लीजिए, उसको फाइलिंग करना है तो वहां पर हम नाइफ एज फाइल का ही प्रयोग करते हैं। इसकी धार चाकू की धार की तरह से होती है, चाकू के आकार की तरह से होती है, जिसके द्वारा बहुत कंजेस्टेड स्थानों पर हम फाइलिंग करने का काम करते हैं। तो क्वेश्चन में ये बता रहा है कि 10 अंश से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किस का उपयोग किया जाता है, किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट माना जाएगा। नाइफ एज फाइल का प्रयोग वहां पे हम कर लेते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा है कि उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच में घुस जाते हैं। हम जब फाइलिंग करते हैं उस समय जो उसके टीथ होते हैं, जो टीथ होते हैं वो फाइल के फेस पे पाए जाते हैं, और फाइलिंग करते करते फाइल काम करना बंद कर देती है, अर्थात जाप से धातुओं को काटती नहीं है, और जब काटना बंद कर देती है तो वहां पर एक उसके अंदर दोष आ जाता है जिसे पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए हम फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं। फाइल कार्ड का प्रयोग करते समय यह ध्यान देना चाहिए आपको कि दांते उसके जिस दिशा में कटे हों फाइल को उसी दिशा में चलाया जाता है।
अगर आगे की दिशा में कटे हो तो फाइल को आगे की दिशा में चलाना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है, अगर उसके आप अपोजिट काम कर देंगे तो उसके दांत जो हैं खराब हो जाएंगे, अर्थात उसके दांत के जो कटिंग पॉइंट्स होते हैं वो खराब हो जाएंगे और वो फाइलिंग करने का काम बंद कर देगी। इस तरह से जब फाइलिंग के समय उनके सभी दांतों के बीच कटे हुए चिप्स नहीं कहेंगे, क्योंकि फाइल जो है किसी धातु को कणों के रूप में काटती है, अर्थात वो कण जब उसके अंदर फंस जाते हैं तब इसको हम क्या कहते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है पिनिंग ऑफ फाइल, जो कि हमने आपको बताया। ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि फाइल में पिनिंग का दोष आ जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए आप। आयल ग्रूव्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? छेनी का तो नाम आप सुने होंगे, छेनी मतलब छैनी, जो आपके घर पे अवेलेबल होगी, लेकिन यहां पे आईटीआई में कई तरह के उसके आकार के अनुसार कई प्रकार की छेनियां पाई जाती हैं। जैसे जो आप देखे होंगे उसका नाम है फ्लैट चीजल, उसका टेक्निकल नाम चीजल है, तो उसको हम कहते हैं फ्लैट चीजल, राउंड चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, हाफ राउंड और क्रॉस कट चीजल। इस तरह से बनावट के अनुसार कई प्रकार के चीजल पाए जाते हैं। तो यहां पे आप देखिए कह रहा है कि जो आयल ग्रूव्स आप देखे होंगे कि बियरिंग में तेल की नालियां काटी जाती हैं, जो उसकी हाउसिंग होती है, हाउसिंग में तेल की नालियां काटी जाती हैं और वो हाउसिंग जो होती है अर्धवृत्ताकार होती है, उसका एक पोर्शन नीचे से सेट होता है, दूसरा पोर्शन ऊपर से सेट होता है। तो बियरिंग या अर्धवृत्ताकार ऑब्जेक्ट के अंदर अगर तेल की नालियां काटनी है, आयल ग्रूव्स तेल के स्लॉट काटने हैं, उसको हम जो है हाफ राउंड नोज चीजल के द्वारा ही काटते हैं, क्योंकि इसका भी आकार जो है अर्धवृत्ताकार होता है और जहां पे आपको ग्रूव्स काटने हैं उसके इंटरनल सरफेस भी अर्धवृत्ताकार होती है, इसलिए उसके लिए हमारा हाफ राउंड चीजल ही सुटेबल होगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी हाफ राउंड चीजल ही करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए। इसमें एक फाइल का चित्र आपको दिखाई दे रहा है और पूछ रहा है कि इस फाइल का क्या नाम है। इस फाइल का नाम है रिफलर फाइल। कौन सी फाइल? रिफलर फाइल। और इस फाइल का उपयोग, अच्छा एक चीज और बता दें कि ये फाइल जो है अलग अलग आकार में पाई जाती है, त्रिभुजाकार भी होती है, स्क्वायर भी होती है, राउंड भी होती है, हाफ राउंड, मतलब कई अलग अलग आकारों में पाई जाती है। और इसका प्रयोग चांदी के वर्क में किया जाता है, कंजेस्टेड स्थानों पे किया जाता है, धातु को खुरचने के लिए किया जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। ये फाइल जो हमारी है रिफलर फाइल है। आगे चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। यहां भी आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है, पूछ रहा है कि इस वॉइस का नाम क्या है। इस वॉइस का क्या नाम है? हमने इसके पहले आपको कई तरह की वॉइस से आपको बताया है कि बेंच वॉइस होती है, पाइप वॉइस होती है, हैंड वॉइस होती है, पिन वॉइस होती है, घड़ी वॉच वॉइस होती है। इस तरह से कई प्रकार की वॉइसें, लेग वॉइस होती है, बहुत सारे पाइपें बेंच वॉइसें। काम के अनुसार हम अलग अलग प्रकार की बेंच वॉइसों का उपयोग करते हैं। यहां भी आप देख रहे हैं ये पोर्शन इसका जबड़ा है और ये इसकी स्पिंडल है और ये इसका हैंडल है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी ऐसी वॉइस है जिसमें चक लगे होते हैं।
या कौन सी ऐसी वॉइस है जिसमें हैंडल का उपयोग नहीं किया जाता है? तो यही एक ऐसी वॉइस है जिसमें हैंडल का उपयोग नहीं किया जाता है और इस वॉइस के द्वारा छोटे छोटे जाबों को पकड़ने का काम किया जाता है। तो इस वॉइस का नाम है पिन वॉइस। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पिन वॉइस। नेक्स्ट है 53 नंबर को देखिए आप। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? हैवी ड्यूटी मतलब भारी कार्य के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है? ग्राइंडर एक ऐसा कटिंग औजार है, एक ऐसा कटिंग मशीन है जो आपके जाब को ग्राइंड करता है, टूल्स की धार लगाता है, वेल्डिंग की समय अनावश्यक धातु को ग्राइंड करके उसे फिनिश करता है। तो ग्राइंडर के द्वारा अपने हम वर्कशॉप के भी कुछ लेथ मशीन का जो टूल होता है उसको भी ग्राइंड कर लेते हैं और किसी आवश्यक कटिंग टूल्स में धार वगैरह लगाने का काम करते हैं। तो यहां पर जो बता रहा है कि अगर काम हमारा भारी है उस समय हमको किस प्रकार के ग्राइंडर का उपयोग करना चाहिए, तो यहां पर जो है ये इसका ऑप्शन नंबर सी, पेडिस्टल ग्राइंडर। पेडिस्टल ग्राइंडर के द्वारा ही आप भारी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है 54 नंबर आप देखिए, कह रहा है कि चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले यह जान लीजिए कि चेन ड्रिलिंग क्या होती है। जैसे मान लीजिए आपको ये एक जाब दे दिया गया और ये कहा जाए कि इसके अंदर से हमको इतना मेटल काट के निकालना है, ठीक, और बाहर की सभी साइडें सेफ बची रहे, तब आपको बिना चेन ड्रिलिंग इसमें किए ये अंदर का मेटल बाहर नहीं निकल सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस तरह से इसमें होल करते हैं, ऐसे ऐसे इसके अंदर हम होल कर देते हैं और होल करने के बाद आप देख रहे हैं इसके मध्य में कुछ मेटल्स बचा हुआ है जिसकी वजह से यह धातु बाहर नहीं निकल सकती है, ये मेटल, ठीक। इस मेटल को हटाने के लिए ही हम वेब चीजल का प्रयोग करते हैं और वेब चीजल का आकार जो होता है ऐसे होता है। ये आपका वेब चीजल है, ये इसका कटिंग पॉइंट है और ये इसकी बॉडी है। और ये इसका हेड है, हेड, कटिंग एज और ये इसकी बॉडी हो गई। यही हमारा वेब चीजल है। इसी के द्वारा हम चेन ड्रिलिंग की हुई धातु को आसानी से हटा लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट माना जाएगा, वेब छेनी या वेब चीजल। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 पे आइए। करा लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? अब आरी के दांतों को ध्यान से देखेंगे तो उसके कुछ दांत सीधे दिखाई देते हैं, कुछ दाएं होते हैं, कुछ बाएं होते हैं। दाएं बाएं इसलिए किया जाता है कि उसको क्लियरेंस देने के लिए, रास्ता देने के लिए, और सीधा दांत इसलिए होता है कि उसके अंदर का कटा हुआ मेटल जो है बाहर निकल जाए। अच्छा, काम करते समय जब इसके टीथ जो हैं काम करना बंद कर देते हैं, अर्थात इसकी कटिंग एज जो है खराब हो जाती है, तब उस समय हम उसको
एक फाइल है जिसके द्वारा उसके दांत को तेज कर लेते हैं, और उस फाइल का नाम है मिल सा फाइल। मिल सा फाइल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए। हथौड़े का वजन कहां से दर्शाया जाता है? तो हथौड़े का वजन जो है ये चीक से दर्शाया जाता है, क्योंकि चीक एक ऐसा उसका पार्ट है जहां पे उसके सारे वजन होते हैं, मतलब उसके सारे पार्ट्स इसी से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। अगर चिपिंग करते समय छीनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम हो जाए तो क्या होगा? जब अनुशंसित कोण से कम हो जाएगा उस समय कटिंग एज घुस नहीं सकती है और छेनी फिसल जाएगी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। 58 को देखिए आप। कह रहा है कि टूटे बिना तन्यता के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। एक चीज जान लीजिए, डक्टिलिटी धातु का एक ऐसा गुण होता है जिसके द्वारा जिस गुण के कारण हम तार बनाने का काम करते हैं, और तार को आप खींचते जाते हैं वो टूटता नहीं है। वहां पर उसकी एक क्वालिटी टेनासिटी, जो बल लगाते हैं आप, उस बल का विरोध जो है उसकी टेनासिटी करते हैं। लेकिन इस बल से अगर आप अधिक बल लगा दिए, इसकी सहन शक्ति से अधिक बल लगा देते हैं, तब उस स्थिति में तार या रबड़ जो है टूट जाता है। जब तक वो सहन करता है तब तक वो खींचता रहता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी बी जो है करेक्ट होगा। टेनासिटी की वजह से ही की वजह से तार जो है बनाए जाते हैं और वो टूटता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए आप। उनसठ में भी एक फिगर दिखाया गया आपको। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो एक्स है ये इसकी एनविल हो जाएगी। ये क्या है? एनविल। ये बता रहा है कि ये हमारी क्या है? एनविल है। ये इसका जो है फ्रेम है, जबड़ा है। ये इसकी स्पिंडल है। तो इस तरह से इसका ये पोर्शन जो दिखा रहा है ये क्या है? इसका एनविल है। नेक्स्ट है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? तो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी जो है 0.01 मिलीमीटर, कम से कम ये 0.01 मिलीमीटर मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट है, यहां पे देखिए आपको एक ड्रिल बिट का भाग दिखाई दे रहा है, आधा भाग दिखाई दे रहा है इसका, और आपसे पूछ रहा है कि इसके इस भाग का क्या नाम है? ये इसका पॉइंट एंगल है। ये इसका पॉइंट एंगल है। इस तरह से ये तीसरी वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे इसके आगे इसी सीरियल से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।